दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसान मर भी सकता है। अब इसका कारण ये बताया जाता है कि रात्रि के समय पेड़ों की श्वसन प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। मतलब पेड़ ऑक्सीजन अपनी ओर खींचते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस तरह का वैज्ञानिक कारण सुनने की वजह से हमें इस बेतुके तर्क पर यकीन भी हो जाता है, लेकिन वास्तव में तर्क पूर्ण रूप से झूठा है। और ऐसे ही कुछ झूठे तर्कों की सच्चाई आप आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए एवं यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, जरा सोचें कि यदि पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं तो ऐसा कार्य तो इंसान भी करते ही रहते हैं। हम मनुष्य लगातार ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या हमारे पास मौजूद दूसरे मनुष्यों का दम घुट जाता है? ऐसे में भला रात के समय पेड़ों के पास या नीचे लेटने से किसी इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है? अब आप कहेंगे कि मनुष्य छोटा जीव है, इसलिए कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं। तो चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि आप एक हाथी के ऊपर किसी चूहे को बैठा देते हैं तो हाथी एवं चूहे के आकार में उतना ही अंतर हो जाएगा जितना अंतर मनुष्य एवं पेड़ के आकार में होता है। हाथी सांस लेता हुआ ऑक्सीजन खींचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, किंतु इस प्रक्रिया से चूहे का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। यदि पेड़ों की बात करें तो पेड़ों पर पहले से ही कई प्रकार के पक्षी रात के समय सोते एवं विश्राम करते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी दम नहीं घुटता। वैसे भी पेड़ जीव जंतुओं की भांति सांस लेते ही नहीं हैं। यदि आसान भाषा में समझे तो पेड़ अपने लिए ऊर्जा जुटाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की रोशनी को सोखते हैं। इस घटनाक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसके घटित होने के दौरान ऑक्सीजन निर्मित होती है। अब चूंकि रात्रि के समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए पेड़ ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ते। हाँ, लेकिन उनमें से बेहद अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक इंसान द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम होती है। दूसरी बात, पेड़ खुले स्थान पर उगे होते हैं जहां हमें आसपास से भी हवा मिलती रहती है। ऐसे में तो दम घुटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये सलाह दूंगा कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे ना सोएं, क्योंकि असल में पेड़ पक्षियों के सोने का स्थान है। ऐसे में हो सकता है कि कोई पक्षी पेड़ के नीचे सोते हुए इंसान के ऊपर बीट यानी मल का त्याग कर दे। रात्रि के समय आंधी तूफान भी अधिक आते हैं, जिस वजह से पेड़ की कोई टहनी इत्यादि टूटकर नीचे सोए इंसान पर गिर सकती है। चलिए दूसरे गलत तर्क से शुरुआत करते हैं, जो कि आमजन मानस में बेहद ही अधिक विख्यात है। वो ये कि पानी में करंट पास होता है। अक्सर हमें बारिश आदि के मौसम में बिजली के उपकरणों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन दिनों करंट लगने का जोखिम अधिक होता है। वास्तव में सलाह बिल्कुल सही है। हमेशा बारिश के मौसम में बिजली से चलने वाले उपकरणों के साथ सावधानी बरतें। सबसे ज़्यादा करंट लगने के हादसे बारिश के मौसम के दौरान ही होते हैं। हालांकि ये सच है कि पानी विद्युत का कुचालक है, मतलब पानी में से होकर करंट नहीं बह सकता, लेकिन वास्तव में हमारे पास शुद्ध पानी होता ही नहीं है। बारिश का पानी जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसमें मिट्टी के संपर्क में आने से कई सारी अशुद्धियाँ एवं खनिज घुल जाते हैं, जिस वजह से पानी विद्युत का सुचालक बन जाता है। यानी यदि पानी शुद्ध होगा तो पानी में से करंट नहीं बहेगा। वहीं जैसे ही पानी में खनिज एवं अशुद्धियाँ घुल जाएगी तो उसी अशुद्धि पर सवार होकर पानी में से करंट भी बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि यदि किसी बहती हुई नदी में बिजली का तार टूटकर गिर जाए तो क्या हो? असल में नदियों का पानी लगातार आगे बढ़ता रहता है और ये पानी बिल्कुल तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक शुद्ध होता है। ऐसे में इस बहते पानी में से करंट फैलता हुआ अधिक दूरी तय नहीं कर सकता, बल्कि अधिक से अधिक बिजली का तार गिरने से कुछ फीट की दूरी तक ही करंट की मौजूदगी रहेगी। वहीं यदि नदी के बजाय कोई तालाब या इकट्ठे हुए पानी की बात की जाए तो वो पानी बेहद ही अशुद्ध होता है, और ऐसे पानी में बिजली का तार गिरने से करंट का फैलाव वोल्टेज और पानी की अशुद्धता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि 10-12 फीट या उससे भी अधिक दूरी तक करंट का फैलाव हो जाए। जहां तक पानी में करंट फैला होगा वहां तक का पानी गर्म होने लगेगा, जिसमें से बुलबुले उठते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें और हमेशा पानी के इर्द गिर्द जाते समय बिजली के तारों से सावधान रहे। वैसे कहा जाता है कि इंसान अपनी बुद्धिमानी का भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जितना दिमाग हम में है हम केवल उसका 10% ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्राणी तो ऐसा भी दावा करते हैं कि 10% नहीं, बल्कि हम अपने दिमाग का
केवल 0.1% हिस्सा ही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वास्तव में इस तरह का दावा पूर्ण रूप से गलत है। हम सभी, फिर चाहे वो कोई अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो या कम बुद्धिमान, अपने संपूर्ण दिमाग का प्रयोग करते हैं। दरअसल हम में से अधिकतर व्यक्ति ये समझते हैं कि दिमाग का कार्य केवल सोचना एवं योजनाएं बनाना ही होता है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग के कुल हिस्से में से केवल 7% हिस्सा ही ऐसा है जहां न्यूरॉन्स का बहाव देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि दिमाग का केवल 7% हिस्सा ही सोचने एवं योजनाएं बनाने के काम आता है और बाकी का 93% हिस्सा हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम निपटाता रहता है। मसलन यदि ये वीडियो देखते देखते आप अपने सर को खुजला रहे हैं तो आपके हाथ को आपके सर तक जाने का संकेत दिमाग के जरिए ही मिला है। आपकी उंगलियों से लेकर आपके सांस लेने की रफ्तार तक को दिमाग नियंत्रित करता है। आपके हृदय को कितनी जोरों से धड़कना है ये सब दिमाग पर ही निर्भर है। आपके शरीर में हार्मोन कब और कितनी मात्रा में बनाने हैं, रक्त में किस कोशिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लीवर को कब भोजन हजम करना है और आंखों की पलकों को किस समय झपकना है, जैसे तमाम कार्य दिमाग ही तो करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हम सभी का दिमाग 100% कार्य करता है तो कुछ लोग कम बुद्धिमान तो कुछ अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं। अब इस तरह के सवाल का जवाब एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। आप 10 बच्चों को इकट्ठा कीजिए और उनके मध्य में एक दौड़ करा दीजिए। जाहिर है कि सभी बच्चों की दौड़ने की रफ्तार अलग अलग होगी। एक बच्चा प्रथम आएगा तो एक सबसे पीछे भी रह जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उस सबसे पीछे आने वाले बच्चे की टांगें कम कार्य करती हैं और प्रथम आने वाले की अधिक। सबसे पीछे रहने वाला बच्चा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो प्रथम आने वाले से हार ही जाएगा। हाँ, लेकिन यदि वो लगातार कई महीनों या सालों तक दौड़ने का अभ्यास करे तो हो सकता है कि एक दिन वो प्रथम आने वाले बच्चे से भी तेज दौड़ पाए। कुछ ऐसा ही दिमाग के मामले में भी है। कोशिश सभी करते हैं, फिर भी कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या भी अधिक होती है, लेकिन मेहनत के द्वारा कम बुद्धिमान व्यक्ति भी अधिक बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह से हमारी मांसपेशियां लगातार अभ्यास से मजबूत होती जाती हैं, उसी तरह से लगातार दिमाग पर जोर डालने से दिमागी न्यूरॉन्स की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब एक तथ्य पक्षियों के बारे में भी जानते हैं। ये महिला एक कथावाचक है जिनका दावा है कि मोर आजीवन संभोग नहीं करते और इस लिहाज से मोर बड़ा ही पवित्र पक्षी है। इन कथावाचकों पर तो क्या ही टिप्पणी की जाए, मुझे बस उन लोगों पर तरस आता है जो इनकी कथाएं सुनने जाते हैं। और ये हाल सिर्फ कथावाचकों का नहीं है, बल्कि आप जानकर शायद हैरान हो जाएं कि वर्ष 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने भी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोर एक ब्रह्मचारी पक्षी है और मोरनी जो है वो मोर के आंसू पीने से गर्भवती होती है। अब एक जज के मुंह से ऐसी गैर वैज्ञानिक बातें सुनना अत्यधिक चिंता का विषय है। असल में भारत भर के लोगों में मोर के बाबत इस तरह की अनोखी एवं गलत धारणा विद्यमान है। वास्तव में मोर भी उसी तरह से संभोग और संतान पैदा करते हैं जैसे कि अन्य पक्षी करते हैं। और जहाँ तक पवित्रता का सवाल है तो यदि आप संभोग क्रिया को अपवित्र मानते हैं तो मोर जैसा पक्षी आपको नाराज कर देगा, क्योंकि मोर जिस तरीके से जीवन यापन करते हैं उस तरीके में एक नर की कई मादाएं होती हैं, यानी एक अकेला मोर कई सारी मोरनियों से संबंध बनाता है। पक्षी जगत में ऐसा बहुत कम देखा गया है। असल में ज़्यादातर पक्षी जोड़े में रहना पसंद करते हैं। एक नर और मादा पहले एक साथ आते हैं, प्रेम करते हैं, फिर मिलकर घोंसला बनाते हैं। मादा अंडे देती है और उसके बाद नर एवं मादा पक्षी बारी बारी से मिलकर उन अंडों को अपने शरीर की गर्मी प्रदान करते हैं, यानी अंडों को सेते हैं। उसके बाद अंडों से चूजे बाहर आते हैं तो भी दोनों ही नर मादा पक्षी एक साथ मिलकर अपने नन्हे चूजों को भोजन देते हैं। अधिकतर पक्षियों की जीवन शैली यही है, किंतु मोर बड़ा ही बेवफा पक्षी है। एक मोर कई सारी मादाओं से संबंध बनाने के बाद आगे बढ़ जाता है। घोंसला बनाने से लेकर अंडे सेने और चूजे पालने के तमाम कार्य मादाओं को अकेले ही निपटाने पड़ते हैं। असल में जीव जंतुओं का संसार अनेकों रंगों से भरा हुआ है। हम अपनी पसंद से किसी भी जीव को पवित्र या अपवित्र घोषित नहीं कर सकते। मोर अपनी शैली में अपना जीवन जीते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कथावाचक या जज इनसे क्या उम्मीद लगाए बैठा है। चलिए अब अंत में कैसे जीव के बारे में जानते हैं जो वर्तमान में
हमारी धरती से विलुप्त हो चुका है और उस जीव के बारे में हम आज तक जो भी कुछ जानते थे गलत जानते थे। वो जीव है डायनासोर। यदि आप हॉलीवुड फिल्मों में देखोगे तो अधिकतर फिल्मों में डायनासोरों को छिपकलियों जैसा दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में जीव पक्षियों जैसे दिखाई देते थे। डायनासोर वर्तमान पक्षियों के पूर्वज थे, जिस तरह से बंदर हमारे पूर्वज हैं। यही वजह है कि ये जीव छिपकलियों जैसे काले या भूरे रंग के नहीं बल्कि पक्षियों की ही भांति चटकदार रंगों के हुआ करते थे। साथ ही डायनासोरों के पास पंख भी होते थे और इनके पूरे शरीर पर फर फैला हुआ था। हालांकि अधिकतर डायनासोर भारी होने के कारण उड़ नहीं पाते थे। जैसे कि शुतुरमुर्ग होता तो पक्षी है पर उड़ नहीं पाता। असल में पिछले 10 से 15 सालों में हुई खोजों ने यह सिद्ध किया है कि डायनासोरों की भुजाओं में विशाल उभार हुआ करते थे। ऐसे उभार केवल पंखों वाले जीव यानी पक्षियों के पास ही होते हैं। 2014 में साइबेरिया में खोजी गई वेलोसिरैप्टर डायनासोर प्रजाति की हड्डियों के चारों ओर पंखों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे। ऐसे ही कुछ निशान वर्ष 2009 में बरामद हुई टी-रेक्स की हड्डियों में भी देखे गए थे। यानी अभी हमें डायनासोरों के बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है और ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाली हॉलीवुड फिल्मों में अब आपको रंग बिरंगे पंखों वाले डायनासोर दिखाए जाएं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी अवश्य दबाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।